नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबर। किसान आंदोलन को लेकर किसानों के प्रति, खासकर सिखों के प्रति ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसका असर देश के बाहर भी देखने को मिल रहा है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पंजाब और भारत के अन्य राज्यों के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा हो रहा है, किसान समर्थकों और भारत सरकार के समर्थकों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ने का नतीजा सिडनी में दिखा है, जहां सिख समुदाय के लोगों की कार पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुछ अज्ञात लोग बेसबॉल बैट और हथौड़ों से उस कार पर हमला कर रहे हैं जिसमें ये सिख बैठे हुए हैं। हालांकि सिखों को इसमें चोट नहीं आई, लेकिन कार में $10,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये वाकया बीते हफ्ते सिडनी वेस्ट के हारिस पार्क में हुआ। कार पर हमला होने पर सिखों ने तेजी से कार को भगाया और वहां से निकल गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल 7 न्यूज के मुताबिक कार में मौजूद रहे एक सिख ने बताया कि हमलावर कार पर चारों तरफ से वार कर रहे थे और इसमें किसी की भी मौत हो सकती थी। बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज़ को देश के खिलाफ बताने की कोशिशों के बीच लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत फिसल गया है। अमेरिकी सरकार के एक एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कुछ गंभीर बातों का जिक्र किया है। 2021 में विश्व में आज़ादी, लोकतंत्र की घेरेबंदी शीर्षक से जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को त्याग दिया है और भारत के इस सूची में नीचे जाने से दुनिया भर के लोकतांत्रिक मापदंडों पर खराब असर हो सकता है। भारत की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी सरकार के एनजीओ फ्रीडम हाउस दुनिया भर के देशों में आज़ादी का क्या स्तर है इसकी पड़ताल करता है और इसके बाद इन्हें आज़ाद, आंशिक आज़ाद और आज़ाद नहीं की रैंकिंग देता है। इस एनजीओ ने 2018, 19 और 2020 में भारत को आज़ाद देशों की सूची में रखा था। हालांकि तब भी भारत 77 से गिरकर 71 अंक पर आ गया था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में भारत 100 में से 67 अंक ही हासिल कर सका है और इसे आंशिक आज़ाद देश की रैंक दी गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों में कथित लव जिहाद कानून लाने की होड़ मची हुई है। अब हरियाणा सरकार भी जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कथित लव जिहाद बिल विधानसभा में पेश करने वाली है। हालांकि सरकार के मुख्य सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है। चौटाला ने कहा कि मैं लव जिहाद नामक शब्द से सहमत नहीं हूं। हमें विशेष रूप से बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। यदि कोई अपनी इच्छा से धर्म बदलता है या किसी अन्य धर्म के साथी से विवाह करने के लिए धर्मांतरण करता है तो इस पर कोई रोक नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असली शेरनी बताया है। इसके साथ ही शिवसेना ने बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिवसेना ने हमारा समर्थन करने का फैसला किया है। वो हमारे खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत होंगी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर विचार करने के बाद सभी प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन लेती तस्वीर हटाने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर सभी प्रचार माध्यमों से ये तस्वीर हट जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप समेत कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे जिन पर कोरोना वैक्सीन लेते हुए मोदी की तस्वीर लगाई गई थी। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि कोरोना टीकाकरण के साथ जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। ये डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का श्रेय लूटने के बराबर है। टीएमसी का कहना है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री टीकाकरण के कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। केरल के बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने इस बात की जानकारी दी है। 89 साल के ई श्रीधरन इसी साल पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने शामिल होते ही कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। अब राम मंदिर के परिसर को 107 एकड़ में बनाने की योजना है, जिसके तहत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में राम मंदिर की प्रस्तावित जमीन से सटी हुई 7,285 वर्ग फीट जमीन खरीद ली है।
सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट को ये 17 एकड़ जमीन दी थी, जिसके पड़ोस में ही ये जमीन खरीदी गई है, जिससे परिसर को योजना के मुताबिक बड़ा किया जा सके। इस जमीन के लिए 1373 वर्ग फीट की दर से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लेकर कहा कि पिछले एक दिन में एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई। वहीं देश में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 17,407 मामले दर्ज किए गए हैं। विपक्ष के हमलों से परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सीनेट के चुनाव में भी झटका लगा है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख इस्लामाबाद सीट से चुनाव हार गए हैं। इमरान खान के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि नेशनल असेंबली में बहुमत होने के बाद उनके उम्मीदवार को हार मिली है। पीटीआई के 9 सदस्यों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। गिलानी को 169 वोट मिले जबकि शेख को 164 वोट मिले हैं। 48 सीटों के लिए हुए चुनाव में पीटीआई को 18, पीपीपी को 8 और पीएमएल को 5 सीटें मिली हैं। हालांकि पीटीआई को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन इसके बाद भी इस्लामाबाद की हार के बाद विपक्ष ने इमरान से पद से इस्तीफा देने को कहा है। सीनेट के चुनाव में झटका लगने के बाद इमरान खान सरकार ने कहा है कि वह नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास मत का सामना करेगी। चुनाव नतीजों के बाद इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी नज़र में ये दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अविश्वास मत से पता चल जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। उनका इशारा क्रॉस वोटिंग की ओर था। दूसरी ओर जीत के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा यह जमहूरियत की जीत है। म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सीधे फायरिंग कर दी, जिसमें 38 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ये घटना बुधवार की है। यूएन ने इसको तख्तापलट के बाद का सबसे खून खराबे वाला दिन करार दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो और अधिक प्रदर्शन करने वाले हैं। कार्यकर्ता मोंग सोंगखा ने रॉयटर्स से कहा कि हम जानते हैं कि हमको कभी भी गोली मारी जा सकती है, लेकिन फिर भी हम बाहर निकलकर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इस सेना की तानाशाही में रहने से अलग हमने इससे बाहर निकलने के लिए खतरनाक रास्ता अपनाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड को 205 रनों पर समेट दिया है। इसके साथ ही भारत ने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने भी ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल के रूप में पहला विकेट खो दिया है। रोहित और पुजारा क्रीज पर हैं। भारत ने 12 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की पहली पारी में भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने 4 और आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।